हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दार्शनिक भारत में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुकरात पूर्व दार्शनिकों की। और इसमें हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था माइलेशियन स्कूल पर, है ना। प्राचीन दर्शन, ग्रीक दर्शन हम पढ़ रहे हैं और माइलेशियन स्कूल पर हम बात कर रहे हैं। और इसमें हमने बात की थी थेल्स पर लास्ट वीडियो में। हमने देखा था कि थेल्स ने जिसे आर्की या मूल तत्व जिसे बोला वो था वाटर, जल। जल एक भौतिक पदार्थ है, इसलिए ये जड़वादी हैं या मैटेरियलिस्ट हैं। और इन्होंने मूल तत्व के रूप में केवल एक ही तत्व को चुना, वाटर को, इसलिए ये एक तत्ववादी या मोनिस्ट भी हैं। ठीक है, हमने सांख्य दर्शन पढ़ा था। सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व स्वीकार किए जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। और इस तरह से वो द्वैतवादी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने जल को ही एकमात्र मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया था थेल्स ने, इसलिए इनको हम कहेंगे एक तत्ववादी। ठीक है, माइलेशियन स्कूल में हम जितने भी तीन दार्शनिक पढ़ते हैं, थेल्स, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीनीज, तीनों की तीनों एक तत्ववादी हैं और तीनों की तीनों जड़वादी हैं। तो यहाँ पर अब आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो थेल्स के शिष्य एनेक्सिमेंडर की बात करेंगे। एनेक्सिमेंडर के क्या विचार हैं प्राचीन दर्शन में, आज उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम थेल्स की थोड़ी सी बात करेंगे दोबारा से। थेल्स ने यह कहा था कि पृथ्वी जो है वो जल में तैरती है। पृथ्वी किस में तैरती है? जल में। अब यहां दिक्कत कहां हुई एनेक्सिमेंडर के साथ, थेल्स के साथ एनेक्सिमेंडर को क्या दिक्कत फील हुई? वो ये कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो जल पर तैर रही है। यानी कि पृथ्वी, थेल्स ने कहा कि जैसे पत्थर जो है, मतलब सोचा होगा उन्होंने कि पत्थर जैसे हवा में नहीं रुक सकता, ऐसी पृथ्वी को भी ब्रह्मांड में रुकने के लिए कोई आधार चाहिए। और वो आधार उन्होंने दिया जल। अब वो आधार था जल। लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी को तो आधार मिल गया जल का, फिर जल को भी तो आधार चाहिए। जल किस पे रुका हुआ है ना? जल को भी कोई आधार चाहिए। और फिर इस प्रकार मान लो जल जो है वो किसी पदार्थ ए पर रुका हुआ है, तो उसके बाद फिर ए किस पे रुका हुआ है? पदार्थ ए को भी कोई आधार चाहिए। इस प्रकार अनंत काल तक ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। और यहाँ पर दोष हो जाएगा अनवस्था का। ठीक है, अनवस्था दोष जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। तो यहाँ पे अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे में एनेक्सिमेंडर, एक तो ये पॉइंट नोटिस कर लेते हैं कि अनवस्था दोष से बचने के लिए क्या किया जाएगा कि एनेक्सिमेंडर अपने जो कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत होगा, उनका जो ब्रह्मांड की रचना संबंधी जो एनेक्सिमेंडर का सिद्धांत होगा, उसमें वो पृथ्वी को किसी आधार पर नहीं रखते। यानी कि पृथ्वी वो स्पेस में ऐसे ही लटकी हुई है। और वो क्यों लटकी हुई है उसका कारण वो बताते हैं एनेक्सिमेंडर। अभी हम बात करेंगे इन पे। तो थेल्स से पहली दिक्कत तो ये थी, ठीक है, कि यहाँ अनवस्था दोष उत्पन्न होता है। दूसरी बात, एक और दिक्कत थी कि इन्होंने जो थेल्स हैं, थेल्स ने मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया था जल को। अब मूल तत्व के रूप में जल को स्वीकार कर लिया। अब वो कहते हैं कि इसी जल से, थेल्स कहते हैं, इसी जल से अग्नि उत्पन्न होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है जिसको दार्शनिकों ने उठाया। अरिस्टोटल ने भी कहीं पर इस प्रश्न को उठाया है कि जो वाटर है, जल है, जो उस जल से अग्नि कैसे उत्पन्न हो सकती है? अग्नि और जल दो विरोधी स्वभाव वाले पदार्थ हैं, और जल से जैसे ही अग्नि उत्पन्न होगी वैसे ही वो बुझ जाएगी। यहाँ ये प्रश्न उठता है। ठीक है, तो एक ये कंडीशन यहाँ पे, एक ये समस्या उनको थेल्स के साथ लगी एनेक्सिमेंडर को। तो इसीलिए एनेक्सिमेंडर जो है वो कुछ ऐसा मूल तत्व ढूंढते हैं। एक बात और थी यहाँ पर कि जल जो है वो एक सीमित पदार्थ है। ठीक है, जल को मूल तत्व के रूप में ले लिया और इसके जल, ये एक सामान्य जल जो है, जैसे हम जिसे पीते हैं, उस सामान्य जल को थेल्स ने
मूल तत्व के रूप में ले लिया। अब वो सामान्य जल है और सामान्य जल जो है वो सीमित है। अब एक सीमित पदार्थ असीमित ब्रह्मांड का कारण कैसे हो सकता है, एक ये भी प्रश्न उठना चाहिए था। ठीक है, ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड का कोई और शोर किसी को पता नहीं, तो एक सीमित पदार्थ अनंत ब्रह्मांड का कारण कैसे हो सकता है। ये संभवतः एनेक्सीमेंडर के ये सारे प्रश्न जो हैं वो एनेक्सीमेंडर के मस्तिष्क में आए होंगे, उनके विचारों में ये प्रश्न आए होंगे और इन्हीं विचारों का समाधान उन्होंने अपने दर्शन में ढूंढ लिया। अपनी मेटाफिजिक्स में एनेक्सीमेंडर ने इन सारी समस्याओं का अंत कर दिया। इस समस्या का अंत हम अभी देखेंगे कॉस्मोलॉजी में उन्होंने किस तरह से किया कि उन्होंने पृथ्वी को वायु में लटका दिया। अब ये सीमित पदार्थ वाली जो बात थी उसको उन्होंने हल कैसे किया, उन्होंने एक असीमित जल, एक सीमित मूल तत्व है, तो एक सीमित चीज़ जो है अनंत ब्रह्मांड के उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकती। एनेक्सीमेंडर ये कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की तरह, जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है जिसके केंद्र में पृथ्वी है, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड की तरह बहुत सारे अनेकों ब्रह्मांड और हैं। अब इतने सारे ब्रह्मांड हैं तो उसके लिए सीमित पदार्थ जो है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए असीमित पदार्थ चाहिए। ठीक है ना, तो इस सीमित पदार्थ को हटाकर वो एक असीमित पदार्थ को ले आते हैं मूल तत्व के रूप में, अभी हम देखेंगे। तो ये सारी दिक्कत जो है जो थेल्स के साथ एनेक्सीमेंडर को लगी, एनेक्सीमेंडर ने इन सारी समस्याओं का समाधान अपने दर्शन में प्रस्तुत कर दिया है। अब हम इन्होंने क्या समाधान प्रस्तुत किया है उनको समझने से पहले एनेक्सीमेंडर के हम थोड़े से सामान्य विचार समझेंगे, मतलब इनकी उपलब्धियों पर बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी उस प्राचीन काल में। एनेक्सीमेंडर थेल्स के शिष्य। एनेक्सीमेंडर, सबसे पहली बात, इनका जो कॉस्मोलॉजी का सिद्धांत है आप देखोगे वो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक है। उन्होंने जिस प्रकार से उत्पत्ति बताई है वो कुछ मेल खाती है अभी, मतलब काफ़ी मॉडर्न व्यूज़ थे उस समय के हिसाब से उनके, तो इनको बहुत सी बुक्स इन पे लिखी गई हैं जिसमें कहा गया है द फर्स्ट साइंटिस्ट, इनको प्रथम साइंटिस्ट बोला गया है। पहला वैज्ञानिक। दूसरी बात, इनके कॉस्मोलॉजी के विचार बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के हैं। अभी आप देखोगे तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के ये जन्मदाता है एनेक्सीमेंडर। और कॉस्मोलॉजी में इनकी जो उपलब्धियां थी इसी कारण मॉडर्न एज में मून पर एक, चंद्रमा पर एक क्रेटर होता है, एक होता है वॉल्केनो क्रेटर, यानी कि जो ज्वालामुखी का गड्ढा, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे एक गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर बोलते हैं, वॉल्केनो क्रेटर। और एक होता है इम्पैक्ट क्रेटर। इम्पैक्ट क्रेटर होता है जब किसी ग्रह पर कोई उल्कापात होने की वजह से जो गड्ढा बनता है, ठीक है, जो डिच बन जाता है बहुत बड़ा, उसी को बोलते हैं क्रेटर। तो चंद्रमा पर एक क्रेटर है, उसको नाम दिया गया है इनके नाम पर, एनेक्सीमेंडर क्रेटर। ठीक है, और चौथी बात है कि इन्होंने दुनिया का सबसे पहला नक्शा जो है एनेक्सीमेंडर ने ही बनाया था, सबसे पहला नक्शा जो है। और उसमें उन्होंने, मैं इसका फोटो डाल दूंगा, वैसे ये जो इनका मैप है वो नेट पे अवेलेबल है। तो इसमें जो इन्होंने ज्ञात स्थानों का, जिन स्थानों को ये जानते थे उन स्थानों का एक नक्शा बनाया था। और उन स्थानों में उन्होंने 3 स्थान दिखाए हैं, एक लीबिया, एक एशिया और तीसरा यूरोप। और इसके चारों ओर दिखाया है महासागर, और बीच में जो है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर भी दिखाया है। तो ये फर्स्ट मैप था। इनके मैप को हेकेसियस नाम के व्यक्ति ने और इसको विस्तृत किया, जो बाद में बहुत सारे जो सिविलाइजेशन थी इजिप्ट वगैरह और जो उस समय के जो राजवंश वगैरह थे उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ था हेकेटियस का वो मैप। और वो मैप जो था वो एनेक्सीमेंडर के मैप को ही और ज़्यादा डेवलप करके बनाया गया था।
पांचवा जो है, इन्होंने नोमोन का आविष्कार किया। नोमोन क्या होता है? ये नोमोन, जो पहले सन डायल चलते थे एंशियंट टाइम में, समय देखने के लिए घड़ी तो थी नहीं जैसे हम लोग के पास होती हैं, अब तो डिजिटल वॉच आती हैं, ठीक है, उस समय ये नहीं था, ठीक है, और जो दीवार पे लगाने वाली घड़ी थी वो भी नहीं थी, तो उस समय क्या था, सन डायल चलती थी। सन डायल मानी एक बड़ा एक डिस्क होती थी, उसमें बीच में एक धातु की यानी मेटल की एक रॉड लगी रहती थी, और उसको रख दिया जाता था, और धूप जो थी, सूरज जो था, उसकी छाया उस पर बनती थी, उससे समय देखा जाता था। ये थी सनडायल। और इसी का एक रूप था जिसे बोलते थे नोमोन। नोमोन से क्या किया जाता था? नोमोन से सूर्य की अंतरिक्ष में स्थिति को नापा जाता था, उसके लैटिट्यूड अल्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ों में उसको, तो उसका यूज क्या था? उसका यूज ये था कि उसको नक्षत्रीय जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होती थी वो करने में उसको इस्तेमाल में लाया जाता था। जैसे कि सीज़न, ऋतुओं को निर्धारित करना है कि कब से कब तक कौन सी ऋतु रहेगी, इसमें उसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये वैसे इसके अवशेष तो काफ़ी पुराने मिले हैं, और चीन में इसके अवशेष लगभग आज से 5000 वर्ष पुराने मिले हैं, लेकिन फिर भी इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही नोमोन का इन्होंने ही आविष्कार किया था, ठीक है। तो अभी तो यही है इनके विषय में सामान्य सी। हाँ, एक बात और रह गई, ये फिलोसफर्स में पहले राइटर थे जिन्होंने कुछ लिखा, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी, पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ऑन नेचर। इनकी जो बुक है ऑन नेचर, ये इसका केवल एक पेज की 2 सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, 2 लाइंस बस, इतना अवेलेबल है ऑन नेचर का, ठीक है। थेल्स का तो एक भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इनकी ये ऑन नेचर बुक जो है, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ऑन नेचर इन्होंने ही लिखी है, एनेक्सीमेंडर ने, जो कि थेल्स के शिष्य थे, और वर्ष आयु में लगभग 29 वर्ष उनसे छोटे थे। तो ये इनके विषय में हो गया। अब हम जानते हैं इनके तत्व मीमांसा संबंधी विचार। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो बनेगा। अब इनके तत्व मीमांसा संबंधी हम विचारों को जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, ठीक है। इनकी तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा में सबसे पहले ये मूल तत्व जो स्वीकार करते हैं, आर्की जो स्वीकार करते हैं, उसको ये नाम देते हैं एपेरॉन। एपेरॉन नाम उसको दिया गया है जो इन्होंने मूल तत्व स्वीकार किया है, ठीक है। अब थेल्स ने जल को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया था, एनेक्सीमेंडर ने एपेरॉन नाम के एक पदार्थ को स्वीकार कर लिया कि ये मूल तत्व है। इससे ही इस मूल तत्व से ना केवल हमारी दुनिया, ना केवल हमारा विश्व, हमारा ब्रह्मांड, बल्कि ऐसे ही अनेकों ब्रह्मांड और इसी से उत्पन्न है, इस एपेरॉन से, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ऐसे ही बहुत सारे और विश्व हैं जो इससे उत्पन्न है, यानी कि मल्टीवर्स की बात हुई यहाँ पे, ठीक है। मल्टीवर्स थ्योरी वो सिद्धांत है जो ये कहता है कि यूनिवर्स एक नहीं है, यूनिवर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, और ये समझ लो इन्होंने, कब की बात है ये, 500 ईसा पूर्व, 3,500 साल पहले इन्होंने ये कह दिया था। और इन्होंने ये कह दिया, उसके बाद भी ये जीवित रहे, ये सबसे बड़ी बात थी। उस समय जब ये थे, निश्चित रूप से ग्रीक समाज में ईश निंदा वाली चीज़ नहीं थी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ईश निंदा करे या धर्म के विरुद्ध बोले तो उसको सजा शायद नहीं दी जाती थी इस समय। अगर ऐसा होता तो इनको, जो एनेक्सीमेंडर हैं, इनको निश्चित रूप से सजा दी गई होती ये बात कहने के लिए, क्योंकि मॉडर्न मिडिवल टाइम में एक फिलोसफर हुए
जियोर्डानो ब्रूनो, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी बात कही थी। ये मध्यकाल में हुए हैं। जियोर्डानो ब्रूनो ये मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, और इन्होंने ये कहा था कि जो ब्रह्मांड है, विश्व जो है वो एक नहीं है। अब विश्व जो है एक नहीं है, तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई इनके ये कहने से। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल में ये माना जाता है कि जीसस ने एक दुनिया बनाई है, वो सबसे अच्छी दुनिया बनाई है, वो है हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं। और इसके केंद्र में जो है वो क्या है, इसके केंद्र में है पृथ्वी। पृथ्वी इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ जीसस हुए, बाइबल में ऐसा कहा गया है। ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति, उस समय मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है जो बाइबल के विचारों से मेल नहीं खाती थी, तो मध्यकाल में उनको सजा मिलती थी। तो इनको इस तरह की जो बातें कही, इन्होंने इसको ईश निंदा में और धर्म निंदा में इसको लिया गया, उस तरह से लिया गया, और फाइनली इनको मृत्युदंड दिया गया, इनको जिंदा जला दिया गया था। ये वो दार्शनिक हैं जिनको मैंने बताया था कि बहुत सारी यातनाएं झेली हैं दार्शनिकों ने हम तक ये सब पहुंचाने में, है ना। मैंने बताया था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी पहले। ये जो जिसकी बात कर रहे हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। मैंने बताया था ना, ये जो बात थी इसको हटाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा लोगों को। कोपरनिकस ने बहुत बड़ा साहस दिखाया, और उसको कोपरनिकस को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी लाने के लिए, यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, ना कि पृथ्वी है, ये चीज़ लाने के लिए। तो काफ़ी त्याग किया लोगों ने इस थ्योरी को हटा के ये वाली लाने के लिए, ठीक है ना, चर्च के अगेंस्ट। ऐसे ही इनको भी सजा मिली थी। तो एपिरॉन की बात कर रहे थे, मूल तत्व इनका एपिरॉन है। ये जो एपिरॉन है, इससे एक नहीं बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, और ये ऐसा मूल तत्व है कि सारी चीज़ें इसी से उत्पन्न होती हैं, सारी चीज़ें इसी के अंदर उत्पन्न होती हैं, और सारी चीज़ें फाइनली इसी में समाहित हो जाती हैं। यानी कि जब उनका अंत होता है तो चीज़ें इसी में पहुंच जाएंगी दोबारा से। ठीक है। यूनिवर्स जो है वो, यानी कि जो दुनिया है, जो जगत है, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। जो जगत नष्ट होते हैं वो इसी एपिरॉन में समाहित हो जाते होंगे। उनके कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का समय, जो टाइम होता है, वो बहुत मैटर करता है। इनकी मेटाफिजिक्स में वो कहते हैं कि समय के हिसाब से जो चीज़ें अन्याय करती हैं उनको कीमत चुकानी पड़ती है। अभी इसका मतलब क्या है ये भी समझाऊंगा। और जो कीमत चुकाना मतलब क्या है, उसका कीमत चुकाने का मतलब है कि उसको वापस इसी में समाहित हो जाना है, उसका अस्तित्व जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं दोबारा पहुँच जाना है। ठीक है। तो एपिरॉन, अब ये एपिरॉन की खास बात क्या थी, इस एपिरॉन को कहा गया द बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब असीमित। ये एक असीमित पदार्थ था, इसको कहा गया द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, और इसको कहा गया द इनडेटर्मिनेंट या इनडेफिनेट, यानी कि अनिर्वचनीय, यानी बताया ना जा सके ठीक से क्या है। और इस एपिरॉन की सारी बातें तो खुद एनेक्सिमेंडर ने भी क्लियर नहीं की हैं। अब ये आप देखते हो, ये सारी चीज़ें हमारे भारतीय दर्शन में किससे मेल खाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे भारतीय दर्शन में मेल खाती हैं हमारे निर्गुण ब्रह्म से। ब्रह्म हमारा अनंत है, असीम है, यानी असीमित है, पूर्ण है, और कैसा है, अनिर्वचनीय है, शाश्वत है, ये भी शाश्वत है, ठीक है ना, ये भी इटर्नल है, और कालातीत, ये भी कैसा है, इटर्नल, यानी शाश्वत है ये। और ये और कैसा है, और ये कालातीत है, एजलेस, ठीक है, यानी समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे ब्रह्म में है, यानी हमारा ब्रह्म और ये एप्रॉन काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है,
एपिरॉन जो कि एनेक्सीमेंडर का क्या है, एनेक्सीमेंडर का मूल तत्व है, वो भारतीय दर्शन के ब्रह्म से बहुत ज़्यादा मेल खाता है, सिवाय एक बात के कि इसका एनेक्सीमेंडर ने स्वरूप निश्चित नहीं किया है कि ये चेतन पदार्थ है या अचेतन है। ब्रह्म के विषय में हम जानते हैं, ब्रह्म जो है हमारी चेतना का कारण ही ब्रह्म है, ठीक है, सत्य चिद आनंद है ये, ठीक है, हमारी चेतना का आनंद है, यही सत्य है और ये आनंद स्वरूप भी है, ठीक है, ब्रह्म। एपिरॉन में ऐसी बात नहीं है, एपिरॉन जो है वो चेतन है या नहीं एक विवाद का विषय है वैसे तो ये दार्शनिकों के बीच, लेकिन सामान्यतः इसको क्या माना जाता है, अचेतन। जब इसको अचेतन मान लिया एपिरॉन को, तो ये हमारे ब्रह्म की तरह बिल्कुल नहीं रहा। अब इसमें जो रहता है ना, अब ये अचेतन है स्वयं, ठीक है, अब एक अचेतन पदार्थ जो है हमारे अंदर कॉन्शियस कैसे उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे अंदर चेतना कैसे उत्पन्न करता है। अब जब इसके अंदर ही चेतना नहीं है तो एक अचेतन पदार्थ दूसरे जीवों की चेतना का कारण कैसे हो सकता है ना। जैसे हम चेतन हैं तो उस समय ये नहीं इतना गहराई से एनेक्सीमेंडर ने शायद ना सोचा हो कि यहाँ इस एपिरॉन से हम भी तो उत्पन्न हो रहे हैं ना, पूरा ब्रह्मांड एपिरॉन से उत्पन्न हो रहा है, तो हम चेतन जीव भी उसमें सम्मिलित हैं। और वे चेतन जीव जो हैं वो कैसे उत्पन्न हो गए इस अचेतन पदार्थ से, क्योंकि अचेतन यानी कि यहाँ पे चेतना, जहाँ चेतना है ही नहीं वहाँ चेतना उत्पन्न कैसे हो गई। एपिरॉन में चेतना नहीं है तो हमारे अंदर चेतना कैसे उत्पन्न होगी, इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एपिरॉन। तो एपिरॉन की ये सारी विशेषता हो गई। अब इन्होंने असीमित इसको कहा, एपिरॉन को जब असीमित कहा तो असीमित होने का मतलब ये हो गया कि ये जो एपिरॉन है ये अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने की क्षमता रखता है, और ये कभी, क्योंकि ये असीमित है ये, और अपने अंदर अनंत ब्रह्मांडों को समाहित, क्योंकि इसका और छोर कुछ नहीं है इस एपिरॉन का, ठीक है। तो ये असीमित पदार्थ है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। कितने भी ब्रह्मांडों को जन्म दे ले उसके बाद भी इससे कितने भी ब्रह्मांड, कितने भी पदार्थ उत्पन्न हो जाएं, फिर भी ये कभी एपिरॉन समाप्त नहीं होगा। ये शाश्वत है, यानी कि हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, और ये अनंत है, अनिर्वचनीय है, ठीक है। हम यानी कि इसको, और ये इनविजिबल है, हम इसको देख नहीं सकते, ठीक है, हम इसको देख नहीं सकते और इसको हम जान नहीं सकते इसके स्वरूप को कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट है, ठीक। तो ये बात हो गई एपिरॉन के विषय में। अब ये इनका मूल तत्व हो गया। अब देख रहे हो कि इन्होंने वो समस्या एपिरॉन लेने के बाद क्या दिक्कत समाप्त हो गई थेल्स वाली की, जो थेल्स ने जल को स्वीकार कर लिया था, तो वहाँ पर बहुत सारी, अब ये निर्गुण है एक तरह से, ये जो है एपिरॉन निर्गुण है। निर्गुण होने का मतलब मैंने बताया ना, जैसे ब्रह्म को निर्गुण कहा जाता है। अब ब्रह्म का निर्गुण होने का मतलब ये होता है कि ब्रह्म अनंत गुणों से युक्त है, लेकिन उसमें कोई विशेष गुण नहीं है। अगर उसको, जैसे कि ब्रह्म में अगर आप ये कहो कि क्या ब्रह्म में लाल रंग उपस्थित होगा, जब ब्रह्म में सारी चीज़ें उपस्थित हैं तो क्या ब्रह्म में लाल रंग उपस्थित होगा। अब एक विशेष रंग आप पूछ रहे हो तो कहा जाएगा कि ब्रह्म में लाल रंग, यानी वो उसके अंदर दुनिया में जितनी संभव चीज़ें, अब यहाँ पे कहा कि उसमें क्या लाल रंग उपस्थित होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नेगेटिव वाली फीलिंग आ जाएगी उसके साथ। निश्चित रूप से जब वो अनंत गुणी है तो उसमें लाल रंग तो उपस्थित होगा ही, ठीक है, अनंत गुणों से वो युक्त है। तो उसमें ये कहा जाए क्या कि लाल रंग उपस्थित है, तो लाल रंग उपस्थित होने का मतलब, अगर ये कहें कि उसमें लाल रंग उपस्थित है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसमें फिर काला उपस्थित नहीं है, हरा उपस्थित नहीं है, यानी कि एक विशेष गुण अगर पकड़ोगे तो उससे बाकी गुण जो हैं वो उनकी व्याख्या नहीं हो पाएगी किसी के भी। ये मैंने किसी एक वीडियो में समझाया है, उसको आप समझ लेना, देख लेना ब्रह्म वाले किसी वीडियो में, ठीक है। उसको निर्गुण क्यों कहते हैं। अभी यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं एपिरॉन की। तो ये इसमें अब ये सारी चीज़ें उत्पन्न करने लायक है, मतलब इससे जल भी उत्पन्न हो सकता है और इससे अग्नि भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसमें वैसा जल से अग्नि उत्पन्न कर रहे थे तो वहाँ विरोधी चीज़ हो रही थी, जल से अग्नि उत्पन्न होते ही बुझ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, ब्रह्म एपिरॉन से जल भी उत्पन्न हो सकता है और उसी एपिरॉन से अग्नि भी उत्पन्न हो सकती है, तो वो दिक्कत समाप्त हो गई। अब थेल्स की और जो दिक्कत थी वो इन्होंने कैसे दूर की है, अब हम समझते हैं इनके कॉस्मोलॉजिकल व्यूज़ को। ये हो गया इनका तत्वमीमांसा। अब इनका अंतरिक्ष विज्ञान हम समझने का प्रयास करेंगे, जो इन्होंने अंतरिक्ष के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में कहा है, ठीक है, अपनी कॉस्मोलॉजिकल
थ्योरी में। तो इनकी कॉस्मोलॉजिकल, इनकी तत्वमीमांसा के अंदर इनका जगत का सिद्धांत, इसे हम कह सकते हैं ब्रह्मांड का सिद्धांत, यानी कि इनकी कॉस्मोलॉजी। ये फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इनकी कॉस्मोलॉजी समझने के लिए देखो, एक मैंने बीच में भी कहा था कि मैं बताऊंगा कि अन्याय कैसे, ये एनेक्सिमेंडर ने ये कहा कि जो चीज़ें अन्याय करती हैं वो एपिरॉन में ही समाहित हो जाती हैं। देखिए, ये विरोधियों की अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, विरोधियों का अस्तित्व है संसार में, ये मानते हैं, ठीक है। विरोधी, जैसे कि इन्होंने 4 विरोधी तत्व जो हैं वो बताए हैं, और उस आधार पे बहुत सारे विरोधी तत्व हो सकते हैं इन्होंने, लेकिन जो बताए हैं वो 4, यानी कि जैसे कि कोल्ड यानी ठंडा और गर्म, और वेट का ड्राई। अब ये 2 विरोधी पदार्थ हैं। अब इन्होंने इन विरोधी पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया है और ये माना है अपने मेटाफिजिक्स में कि ये जो विरोधी है ना, इन विरोधियों का जो विरोध है, इनमें युद्ध छिड़ा रहता है और इनका जो विरोध है उससे ही वही चीज़ है जो विकास को गति देती है। इनके दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो एपिरॉन तो हमें पढ़ने को मिलता ही है, ठीक है। इस एपिरॉन के साथ में, चूंकि एपिरॉन जो है पूर्ण है, उसमें सब कुछ उपस्थित है पहले से, तो इसमें एक चीज़ और उपस्थित है इसके अंदर, वो है इटर्नल मोशन। इटर्नल मोशन यानी कि शाश्वत गति, निश्चित रूप से ये भी उपस्थित है, जिसके कारण ये विरोधी पदार्थ जो हैं वो अलग होते हैं और उसी से सृष्टि की रचना होती है, इस ब्रह्मांड की रचना उसी से होती है, ठीक है। समझने की बात है। अब यहाँ अन्याय और न्याय वाली बात कहाँ आ गई? इन्होंने अपनी मेटाफिजिक्स में अन्याय और न्याय शब्द का इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा है कि जो विरोधी, अब ये विरोधी हो गए, अब इन विरोधियों को छोड़कर हम दिन और रात के संदर्भ में इसको समझ लेते हैं, इनकी इस बात को। दिन और रात, ये दोनों विरोधी हैं, दिन और रात, ये 2 विरोधी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होता है, इनमें युद्ध की स्थिति छिड़ी रहती है। दिन प्रयास करता है कि मैं रात पे विजय पा लूं, रात प्रयास करती है कि मैं दिन को भगा के खुद आ जाऊं, ठीक है। इनमें युद्ध छिड़ा रहता है इन विरोधियों में। अब इसमें उन्होंने कहा कि जो अन्याय करता है उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, और उसका कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। उसकी क्षतिपूर्ति यह है कि वो दोबारा किस में पहुंच जाता है, उसी मूल तत्व में जिससे उत्पन्न हुआ है एपिरॉन में। अब जैसे कि दिन, अब अभी दिन है, इस समय दिन है, अब दिन है तो इसने क्या किया, रात पे ये अन्याय कर रहा है ना, ये अन्याय हो गया। दिन जो है रात पर अन्याय कर रहा है, तो अब क्या होगा, समय के साथ, इसमें टाइम एक बड़ा फैक्टर है इनकी फिलॉसफी में, समझने की चीज़ है ये, ठीक है। समय ये तय करता है कि कब किसको क्षतिपूर्ति देनी है, इस एपिरॉन में कब दोबारा वापस इसी से उत्पन्न होना है और इसी में लय हो जाना है, इसी में समाप्त हो जाना है, ठीक है। तो अब दिन है अभी, तो अब दिन रात पर अन्याय कर रहा है, ठीक है, तो इसको दिन को समय के साथ क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, इस अन्याय की कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। अब इस अन्याय की कीमत कैसे चुकाएगा, रात आ जाएगी कुछ देर बाद, ठीक है ना, कुछ देर बाद रात हो जाएगी, तो यानी दिन जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वापस एपिरॉन के अंदर, जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं, एपिरॉन से ही उत्पन्न हुआ, एपिरॉन में ही वापस पहुँच जाएगा। तो ऐसा ही सर्दी, गर्मी, ड्राई, वेट, जितने भी विरोधी पदार्थ हैं, इनसे ही सृष्टि की रचना होती है, और ये चक्र जो है रचना वाला चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही कहते हैं, जो मल्टीवर्स इनकी थ्योरी, जो बहुत आधुनिक विचार है, वो इन्होंने अपने दर्शन में पहले व्यक्त कर दिया था, इतना पहले, ठीक है। तो वो भी ऐसा ही है कि उनका जो है, जो ब्रह्मांड है उनकी सृष्टि, मतलब वो बनते रहते हैं और एपिरॉन में समाहित होते रहते हैं। तो ये विरोधी वाली बात हो गई, ये चीज़ हमें समझना जरूरी था, ठीक है। तो ये क्षतिपूर्ति, विरोधी जो है वो क्षतिपूर्ति देते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि एपिरॉन से ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, ठीक है। एनेक्सिमेंडर कहते हैं कि ये जो एपिरॉन है, ये जो एपिरॉन है, द बाउंडलेस, जो असीमित पदार्थ है, इसको क्या कहा है, असीमित। ये जो असीमित पदार्थ है
इससे सर्वप्रथम जब ब्रह्मांड की रचना हो रही है अब, तो एपिरॉन से सर्वप्रथम एक जीवाणु उत्पन्न होता है, यानी कि जर्म। ठीक है, एक जर्म उत्पन्न होगा, और ये जर्म जो है वो पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। यानी कि इस एक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब इस ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित रहती हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर स्पेस भी उपस्थित रहता है, यानी कि अंतराकाश या आकाश या अंतरिक्ष जो है वो भी उपस्थित रहता है। इसमें सारी चीज़ें उपस्थित रहती हैं, सारी चीज़ों में सभी चीज़ शामिल हैं। ठीक है, और इसमें जो पृथक विरोधियों को पृथक करने वाली जो, जैसे कहेंगे विरोधी, अब ये तो जर्म एक चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसमें जो है विरोधी भी उपस्थित होंगे, ठंडा गर्म, सही है, इसके अंदर, क्योंकि इसमें सब कुछ उपस्थित है तो इसमें विरोधी भी उपस्थित होंगे। तो विरोधी जो है, इन विरोधियों को जो अलग करने वाली चीज़ है वही है इटर्नल मोशन। ठीक है, अब ये जो विरोधी, अब इससे क्या होगा, इससे विरोधी पदार्थ अलग होंगे। इन विरोधी पदार्थों में सबसे पहले जो चीज़ अलग होती है इस जर्म से, यानी एपिरॉन से तो एक जर्म बन गया। ठीक है, एक जीवाणु कह लो, एक जर्म कह लो, इन्होंने जर्म वर्ड यूज किया गया है तो जर्म कह लो आप। ठीक है, ये उत्पन्न हुआ, और इससे क्या हुआ, इसमें सभी चीज़ें उपस्थित हैं, और इसमें ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जो अंतरिक्ष चाहिए, आकाश चाहिए, वो भी उपस्थित है, सब कुछ उपस्थित है। अब इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले क्या होंगे, विरोधी पदार्थ अलग होते हैं। सबसे पहले इससे अलग होता है हॉट, यानी गर्मी, और ये रह जाता है कोल्ड यहाँ केंद्र के इसके बीच में। और ये जो हॉट, जो अब ये हॉट और कोल्ड दो चीज़ें अलग हो गई इस जर्म से। ठीक है, इस जर्म से उत्पन्न हो रहा है अब सब कुछ। ये जो हॉट है, ये जो गर्मी है, यानी कि इस गर्मी की वजह से ये जो कोल्ड है, इसमें इस गर्मी की वजह से जो इसकी जो कोल्डनेस, जो नमी है इसकी, ये नमी जो है वो सब वेपराइज होती है, यानी भाप बनती है। अब देखो, ये कोल्ड हो गया, ये हॉट है, तो हॉट क्या करता है, हॉट इस कोल्ड के चारों ओर एक आग का घेरा बना लेता है। पहले ये समझ लो, एक आग का घेरा, ये क्या है, ये अग्नि का घेरा है इसके चारों ओर। ठीक है, कोल्ड के चारों ओर अग्नि का घेरा, और ये कोल्ड क्या है, ये कोल्ड है, ऐसे मान लो कि ये कोल्ड जो है कुछ और नहीं बल्कि धरती है, अर्थ। और अर्थ जो है, इसको कोल्ड क्यों कहा गया, क्योंकि अर्थ जो है इस समय पानी से भरी हुई है, पानी है इस पर काफ़ी सारा, क्योंकि इन्हें अभी हम लोग की उत्पत्ति भी, यानी इवोल्यूशन भी बताना है कि मनुष्य कैसे बना है, तो इन्होंने इसको कोल्ड माना अर्थ को। ठीक है, चूंकि इन्हें हम लोग कैसे अस्तित्व में है ये समझाना है। तो ये जो हॉट है, इससे गर्मी की वजह से ये जो अर्थ जो कि कोल्ड है, यानी ठंडी है, जो कि इस गर्मी की वजह से ये जो ठंडी अर्थ है, इस पे जो पानी है वो वेपराइज होता है। इस कोल्ड में से जो नमी है वो वेपराइज होती है, और वेपराइज होके क्या बन जाती है, यहाँ पर भाप या वेपर। ये वेपर यहाँ पे बनती है, इसी वेपर से क्या बनता है, एयर। ठीक है, यानी कि वायु। अब ये जो भाप बनी, इसने क्या किया, ये जो आग का घेरा है, इस आग के घेरे को पुश किया बाहर की ओर। इस नमी सारी भाप बन गई। अब यहाँ रह गई एक अर्थ। ठीक है, नमी जो है वो पूरी तरह से सारा पानी भाप नहीं बन गया, ऐसा मत समझ लेना कि पूरी ड्राई हो गई, तो फिर जीवन कैसे संभव होगा धरती पे। यहाँ से जो कोल्ड से जो अर्थ उत्पन्न हुई, इस शीतल पदार्थ से जो पृथ्वी उत्पन्न हुई है, उस पृथ्वी का कुछ पानी जो है वो बाष्प बनकर इसके चारों ओर, भाप बनकर इसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, और उसने फिर क्या किया, ये जो घेरा था अग्नि का इस पृथ्वी के चारों ओर, उसको पुश किया। और पुश करने के बाद क्या हुआ, ये घेरा जो है वो 3 रिंग्स में विभाजित हो गया, 3 छल्लों में विभाजित हो गया, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर 3 छल्ले बन गए। ठीक है, यह है पृथ्वी, और इसके चारों ओर क्या हुआ, इसके चारों ओर 3 छल्ले, इस तरह से ये 3 छल्ले बन गए। ये
पृथ्वी के चारों ओर। ऐसा कैसे हुआ? ये तीनों छल्ले किससे बने हैं? ये जो आग थी, जो बाहर जो गर्म पदार्थ था, वो अग्नि का घेरा था पृथ्वी के चारों ओर, और उसने इस पृथ्वी की नमी जो थी उसको भाप बनाया। उस भाप ने क्या किया? इसको पुश किया, और पुश करने से ये जो आग का घेरा था वो 3 छल्लों में टूट गया, 3 छल्लों में बट गया। ठीक है। अब ये जो 3 छल्ले थे, इनकी तुलना किससे की गई है? इनकी तुलना की गई है रथ के पहिए से। और यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो जैसे कि किसी साइकिल का ट्यूब, जैसे साइकिल का ट्यूब होता है, उसके अंदर क्या भरा होता है? हवा भरी होती है उसके अंदर। ठीक है, साइकिल के ट्यूब के अंदर हवा भरी होती है, और इसको समझो कि इसके अंदर क्या भरी है? आग, यानी कि फायर। इन ट्यूब्स के अंदर आग भरी हुई है। अब बात आती है कि 3 छल्ले ही क्यों टूटे? क्योंकि उन्होंने 3 चीज़ें ही मानी। ये वाला जो छल्ला था, ये सन की, यानी कि सूरज की, सूरज जिस घेरे में चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, वो सूरज की ऑर्बिट है, ये सही है। ये वाली जो है ये चंद्रमा की है, और ये वाली जो है अंतिम, वो है तारों की और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी, यानी इसमें तारे हैं। ये इसमें सारे के सारे, ये जो हम अंतरिक्ष में रात को आकाश, उन्होंने सारा कुछ डिटेल से समझाया है बहुत अच्छे से, साइंटिफिकली वो भी। अब ये जो रिंग है, इससे क्या है? ये जो हम तारे देखते हैं रात में, ये वाली रिंग उन तारों के लिए, जो यानी कि पृथ्वी के सबसे पास की पहली रिंग है, वो ऑर्बिट कह लो या ट्यूब कह लो। ठीक है, तो वो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? वो रेस्पॉन्सिबल है जो अंतरिक्ष में हम तारे देखते हैं रात को, उनके लिए। जो हम चांद देखते हैं रात में, वो उसके लिए, वो चांद इस वाली रिंग में या इस वाली ऑर्बिट में रहता है। और जो सूर्य देखते हैं हम अंतरिक्ष में, वो इस आखिरी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में रहता है। अब ये जो, जब इस जर्म से 2 पदार्थ अलग हुए, हॉट एंड कोल्ड, यानी कि ठंडा और गर्म 2 पदार्थ जब इससे अलग हुए, तो मैंने बताया ये दोनों विरोधी हैं, और विरोधियों को अलग करने वाली चीज जो थी वही था मोशन, यानी कि इटरनल मोशन। इटरनल मोशन, जिसको उन्होंने स्पष्ट रूप से शायद नहीं बोला है, बल्कि इसे सेपरेटिंग ऑफ करके इसको उल्लेख किया है, इसका इटरनल मोशन का। यानी कि इस जर्म के अंदर जो है 2 चीज़ों को अलग करने के लिए जो कुछ गति चाहिए, नहीं चाहिए, है ना? तो वो गति जो है वो वही इटरनल मोशन है, शाश्वत गति जिसे कहते हैं। इस शाश्वत गति के कारण ही ये सारी चीज़ें पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई कही जाती हैं। ठीक है, तो अब ये छल्ले हैं जिनके अंदर आग भरी हुई है, या ट्यूब है। जैसे साइकिल में, साइकिल का टायर जो होता है, टायर मान लो आप, साइकिल का टायर होता है और उसके अंदर आग भर दी है किसी ने, वो है। अब वो बताते हैं कि ये सूरज जो है हमें चमकीला क्यों दिखता है। लेकिन पहले देखते हैं, ये 3 छल्ले बट गए, और यहाँ से हमने कहा था कि इस गर्मी की वजह से, ये जो बाहर पहले जो क्या था, पहले गर्मी का एक छल्ला था, उस गर्मी की वजह से यहाँ पर भाप उत्पन्न हुई। उस भाप से ही यहाँ पर क्या बनी? एयर बनी। ठीक है, और जो भाप थी, उन्होंने क्या किया? ये सारे आग के छल्ले हैं। अब आग के छल्ले हैं, तो इनको यहाँ से जो भाप बन रही थी, उस भाप को कई जगह पर बोला गया है डार्क मिस्ट, यानी काला कोहरा। ठीक है, उस भाप को काला कोहरा बोला गया है। तो वो डार्क मिस्ट ने, यानी काले कोहरे ने क्या किया? इन सबको, इन तीनों रिंग्स को ढक लिया, पूरी तरह से कवर कर लिया। अब पूरी तरह से उसमें काले इस कोहरे से या डार्क मिस्ट से ढक जाने की वजह से ये रिंग्स जो हैं अब हमें दिखेंगी नहीं, इनविजिबल हो गई, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है अंधेरा है। अब इन रिंग्स के ऊपर भी अंधेरा छा गया, तो ये अब रिंग्स हमें आंखों से, यानी कि हम धरती पर, पृथ्वी पर अगर हैं, तो ये हमें रिंग इसीलिए नहीं दिखती हैं। हमें ये रिंग्स नहीं दिखती, हमें केवल क्या दिखते हैं? चांद, तारे और सूरज, ये दिखता है। अब कहते हैं फिर जब ये रिंग्स जो हैं ढक गई, तो फिर हमें सूर्य कैसे दिखता है? अब सूर्य कहाँ रहा है इनमें, जब तो ये पूरा तो ढक गई। तो वो कहते हैं कि ये जो रिंग्स बनी है इसके चारों ओर, ये छल्ले बने हैं, उनमें छोटे छोटे होल होते हैं, वेंट्स। छोटे छोटे क्या हैं? उनमें वेंट्स हैं। जो सबसे बाहर वाली जो छल्ला है, उसमें एक वेंट है, एक होल है, जहाँ से क्या होता है? यहाँ से आग जो है बाहर निकलती है, जो इसके अंदर भरी हुई है। जो आग बाहर निकलती है उसी को हम कहते हैं सूर्य। तो हमें
पूरा छल्ला नहीं दिखता हमें, केवल वो एक एक उतनी जगह दिखती है जहाँ से आग बाहर आ रही होती है और उसी वो गोल शेप में है वेंट, तो वहाँ से हमें वही जो है अंतरिक्ष में, उसी को हम कहते हैं ये सूर्य है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो सेकंड वाली जो चंद्रमा वाली रिंग है उसमें भी ऐसे ही वेंट होता है, और ये वेंट भी पूरी की पूरी डार्क मिस्ट से या भाप से जो है, जो यहाँ पृथ्वी जो पहले ठंडी थी उससे जो भाप उत्पन्न हुई थी उससे ढकी हुई है, और हमें ये पूरी रिंग नहीं दिखती, हमें केवल वही जगह दिखती है जहाँ से इसमें से भी क्या है, इसमें से भी जो आग बाहर आ रही है, अग्नि जो बाहर निकल के आ रही है वो दिखती है। और जो अंदर वाली सबसे पहली रिंग है इसमें कई सारे वेंट्स हैं। ठीक है, कई सारे वेंट्स हैं जिनसे जगह जगह से ये जो आग है वो बाहर निकलती रहती है, और इसी वजह से हमें ये बहुत सारे अंतरिक्ष में तारे दिखाई देते हैं। इनमें से आग बाहर निकलती रहती है और हमें बहुत सारे ये तारे दिखते हैं। तो इस तरह से उन्होंने तीनों चीज़ें समझा दी, चारों चीज़ें समझा दी, पृथ्वी भी समझा दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उन्होंने अंतरिक्ष में जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो तारे समझा दिए कैसे बने। उन्होंने मून यानी चंद्रमा समझा दिया, चंद्रमा कैसे बना। उन्होंने सूर्य समझा दिया, सूर्य कैसे बना। अब बात आती है ग्रहण की, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। ठीक है, जो ग्रहण पड़ता है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ये कहते हैं कि जब ये जो सुराग जिनमें से ये आग बाहर आ रही है, ये जो टायर्स हैं, इन टायर्स में जो सुराग हो गया है, जैसे टायर पंक्चर हो जाता है ना, पंक्चर होने से हवा बाहर आती है, कोई टायर हो बाइक का या साइकिल का, पंक्चर होने से हवा बाहर आती है क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है। आप सोचो, इमेजिन करके देखो, उस टायर के अंदर अगर आग भरी होगी तो उस जब पंक्चर होगा तो आग ही बाहर आएगी। वही ये आग जो है यहाँ से फायर जो है वो बाहर आ रही है। तो ये जो सुराग होते हैं इनमें क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। ये सुराग बंद होते रहते हैं और खुलते रहते हैं, बंद होंगे खुलेंगे। तो जब ये जो होल होते हैं इस रिंग में, जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय चंद्र ग्रहण पड़ता है। ऐसे ही उस समय सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, तो इनका जो रीजन है इक्लिप्स का, सोलर इक्लिप्स या फिर लूनार इक्लिप्स जो है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही होता है कि ये जो बैंड्स हैं, ये जो सुराग हैं, इन रिंग्स में, इनमें ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो इक्लिप्स हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो चांद तारे हैं, वो चांद तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि ये जो अंदर वाली रिंग है, सितारों के लिए, तारों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। सारे सितारे इसी वाली रिंग में है, अंदर वाली रिंग में है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो बैंड्स हैं, ये जो सुराख हैं जिनसे आग बाहर आ रही है, ये इनमें ये बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, इस तरह का इनमें होता रहता है। तो इनमें इस तरह से ये जो आग जो है कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से इनमें ये हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये एक बात और कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो इनकी दूरी है पृथ्वी से, पृथ्वी का जो व्यास है, अब पता नहीं आप लोग को ठीक से दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये चीज़ थोड़ा हाई क्वालिटी में देखना करके। ये जो पृथ्वी का व्यास है, किसी भी चीज़ का, किसी वृत्त का व्यास जो होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये जो पृथ्वी का व्यास है उसके 9 गुना दूरी पर तो ये वाला रिंग है, पहला वाला। पृथ्वी से 9 गुना दूरी पे, पृथ्वी से 18 गुना दूरी पर, पृथ्वी के व्यास के 9 गुना दूरी पर तो ये है पहले वाला रिंग। पृथ्वी के व्यास के 18 गुना दूरी पर है ये दूसरा वाला रिंग, और पृथ्वी के व्यास के 27 गुना दूरी पर है ये आखिरी वाला रिंग। ठीक है, तो इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात निकल के आता है इन तीनों रिंगों का दूरी का, वो है 9:18:27। इस तरह से उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक बात और कि ये अभी दिख रही हैं हमें कि ये तीनों रिंग जो हैं वो कैसी हैं, जैसे कि अगर आप इमेजिन करोगे, डस्टर का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, ये मेरा अर्थ है। ठीक है, अब ये जो अर्थ है वो आप देखोगे कि ये अर्थ, अब आप यहाँ से इमेज से जैसा दिख रहा है तो आप देखोगे कि तीनों रिंग इसी लेवल में है, इसी प्लेन में है, ऐसे समतल में है। ठीक है, ये तीनों रिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली रिंग जो है ये अर्थ है, ऊपरी इसकी सतह अर्थ, ये चपटी है,
ये बात बताने भूल गया मैं कि ये जो अर्थ है ना, इन्होंने कैसी ली है, सिलेंड्रिकल ली है। ये सिलेंड्रिकल है। पृथ्वी जो है वो कैसी है, बेलनाकार। बेलनाकार यानी कि जैसा कोई डिब्बा होता है ना, या किसी गोल डंडा कह लो, जैसे गोल डंडा, जैसे कि ये बेलनाकार शेप है ये वाली। ये ऊपरी, इसकी जो ऊपरी सतह है, ये ऊपर वाली सतह, इस पर हम रहते हैं। ये इसकी ऊंचाई है इस बेलन की, और ये इसका नीचे वाला सरफेस है। तो ऐसे इसके दो सरफेस हैं, एक पर हम रहते हैं, एक नीचे है इस पृथ्वी के, ठीक है। और ये इसका आकार जो है वो कैसा है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब ये तीनों रिंग किस तरह से बस फैली हुई हैं स्पेस में। ये हम जहाँ रहते हैं वो जगह है, ये पृथ्वी है और इसका ऊपरी सिरा है। जो पहली रिंग है वो यहाँ पर, ये नीचे रह गई, और ये यहाँ पर है, इस जगह पर ऐसे गोल इसके चारों ओर। दूसरी रिंग उससे और ऊपर यहाँ पर ऐसे इसके चारों ओर फैली हुई है, और तीसरी रिंग उससे भी ऊपर इस तरह से चारों ओर फैली हुई है। तो ये एक तरह से शंकु बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पृथ्वी है, ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग, और ये तीसरी रिंग। इस तरह से ये हमारी पृथ्वी है, इस तरह से ये फैली हुई है। अब इसमें प्रश्न जो उठता है वो उठता है, एक बात और बताना भूल गया, चूंकि ये जो पृथ्वी है इसमें इतना इधर उधर हो गया कि पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। अब मिटाऊंगा तो और कम समझ में आएगा आपको। पृथ्वी इस तरह की शेप की है, ठीक है। ये इसका व्यास है, तो व्यास का 1/3 इसकी ऊंचाई है, यानी जितना व्यास है पृथ्वी का, ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई के मुकाबले व्यास जो है वो कितना है पृथ्वी का, 3 गुना, ठीक है। यदि आप ऊंचाई को एक मान लो 10 की ऊंचाई, किसी भी यूनिट में मान लो 10, मान लो कि पृथ्वी की ऊंचाई है 10, तो पृथ्वी का डायमीटर या पृथ्वी का व्यास, चूंकि ये कैसी है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, तो इसमें व्यास होगा, इसमें इसका डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर जो है, अगर पृथ्वी की ऊंचाई जो है, इस बेलन की ऊंचाई अगर 10 है तो उसका डायमीटर 30 होगा, ठीक है। ऊंचाई के मुकाबले इसके व्यास जो है, इसका व्यास जो है वो 3 गुना है, ठीक है। तो ये हो गया सारा की सारा। और इनकी रिंग्स की पोजीशन भी बता दी आपको। अब बात करते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनकी किस प्रकार से ये व्याख्या करते हैं अपने इस सिद्धांत के हिसाब से, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है, हमारे यूनिवर्स का, ऐसे कह लो, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड का, ठीक है। और ये मल्टीवर्स को सपोर्ट करते हैं बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे हमारे जैसे ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा कहना चाहते हैं। अब अभी तक ये बात हुई थी कि पृथ्वी जो है ठंडे पदार्थ से उत्पन्न हुई थी और उसके चारों ओर ये गर्म पदार्थ था। इस गर्म पदार्थ, इस जो आग जो फैली हुई थी, ये कुछ नहीं थी बल्कि फायर थी, ठीक है। ये जो फायर थी, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पृथ्वी का सारा की सारा जल जो है, वो सारा नहीं, मतलब थोड़ा जल जो है वो सूख कर भाप बन गया, भाप बन के यहाँ पे आ गया। इस भाप से क्या बनी, वायु, ठीक है, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो वाली वायु, ठीक है। जब यही वायु, इस वायु पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ा तो इसमें गति उत्पन्न हुई, तो ये बनी, यानी गतिशील वायु को ही क्या कहा है, हवा, ठीक है। इस वायु से हवा बनी, ठीक है। अब इस वायु जो थी वो एक तरह से ठहरी हुई, अब हवा कह लो, और उसमें ही जब गति आ जाती है तो उसको कहा इन्होंने विंड, ठीक है। अब जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि होमर कहते थे कि भूकंप आता है तो भूकंप के लिए कौन जिम्मेदार है, पोसाइडन जिम्मेदार है। और अगर आकाश में बिजली कड़कती है तो उसके लिए ज्यूस रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा कि, क्यों, बहुत साइंटिफिकली इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कहा कि जब बादल में बिजली कड़कती है, बिजली का कड़कना जो है वो कैसे होता है, वो होता है, ये जो हवा जो है, वो जो बादल होते हैं, ये जो बादल होते हैं,
इसी एयर से जो भाप उत्पन्न हुई थी ना, यहाँ पहले भाप होती है, भाप से एयर बनती है, भाप से ही क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, बादल, क्लाउड्स। तो ये बादल की इमेज बनाई है मैंने, ठीक है। तो ये हवा जब इस बादल से तेजी से होकर निकलती है, गुजरती है, तो ये बादल जो है क्या होता है, इनमें क्रैक पड़ जाते हैं। बादलों में जब क्रैक पड़ जाते हैं तो इनसे बिजली कड़कती है इस तरह से। तब बिजली कड़कती है जब ये बादल को काट के निकल जाती है, ठीक है। ये विंड, यानी विंड ही रिस्पॉन्सिबल है, हवा ही जिम्मेदार है इनके लिए, बिजली कड़कने के लिए। गर्जना के लिए, यानी जब बादल गरजते हैं तो उसका उन्होंने कहा कि ये तब होता है जब दो बादल आपस में टकराते हैं। जब बादल टकराएंगे आपस में दो, तो उसकी वजह से ये गर्जना उत्पन्न होती है, ठीक है। भूकंप कैसे आता है, तो एनेक्सिमेंडर कहते हैं कि भूकंप आने का कारण ये रहता है कि जब ठंड होती है, पृथ्वी पर जब गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने से क्या होता है, चूंकि पृथ्वी पानी है तो पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। जब गर्मी का प्रभाव पड़ता है, इस तरह की दरारें पड़ जाती हैं पृथ्वी पर। और देखा है हमने, उन्होंने भी ये देखा था, निश्चित रूप से देखा होगा, तभी कहा होगा, जब कहीं पानी भर जाता है, बहुत सारा बारिश होती है और पानी भर जाए, और पानी भरने के बाद क्या हो, उस पर फिर तेज धूप निकल आए, तो जमीन में क्रैक पड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही भूकंप के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कि जमीन में, धरती में, पृथ्वी की सतह पर ऐसे क्रैक पड़ जाते हैं, और उन क्रैक्स में जब विंड फंस जाती है, हवा जब फंस जाती है, तो जब वो निकलने का प्रयास करती है, तब भूकंप आता है। तो भूकंप के लिए भी हवा जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने जो है, हाँ, बारिश रह गई, वर्षा का कारण क्या है, रेन का कारण क्या है। तो वर्षा का कारण वो बताते हैं कि ये जो अर्थ, ये कोल्ड मतलब अर्थ समझना अब इसको, ठीक है। और ये बाहर जो है वो रिंग्स मान लेना, सूरज मान लेना तुम, थोड़ी देर के लिए सूरज मान लो इसको। तो सूरज के प्रभाव से ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो पानी है भाप बनता है, एवेपोरेशन होता है। भाप बनने से जो है, जो पानी ये लेके जा रही है, ये भाप जो ऊपर, वही पानी वापस जो है बरस जाता है रेनफॉल के रूप में। तो ये कुछ नहीं है, बल्कि जो पानी यहाँ पृथ्वी से ऊपर गया है, वही वर्षा के रूप में वापस आया है, ठीक है। उसी से फिर इन्होंने कहा है कि उसी के यानी कुछ हिस्सा उसका बरस जाता होगा, कुछ हिस्से से बादल बनते होंगे, कुछ से ये हवा बनती होगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये सारी प्राकृतिक घटनाओं को कहा है। जबकि कहते थे कि ये जो अब हवा चलने का, जैसे हवा चलती है तो हवा चलने का रीजन उन्होंने बताया सूरज। ये जो बाहर सूरज है, इसकी गर्मी की वजह से जो एयर होती है वो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है, वो बढ़ने लगती है, चलने लगती है। तो यानी मूवमेंट करती हुई, मूव होती हुई एयर जो है, वही क्या है, विंड कह दी, वही विंड है। और विंड वैसे कैसे चलती है, तो उसमें ज्यूस जो हैं बर्क्स एंड डेज में, शायद उसी में है ये, कि ज्यूस जो है एक राक्षस होता है, उस राक्षस को भगाने के लिए विंड का इस्तेमाल करते हैं, हवा से उस राक्षस को उड़ा देते हैं, ऐसे समझ लो, ज्यूस। तो वहाँ से मतलब उसको, ज्यूस को रिस्पॉन्सिबल उन्होंने कहा है हवा के लिए, वैसे माइथोलॉजिकली। लेकिन उन्होंने साइंटिफिकली बता दिया कि विंड बनने का ये कारण है, ठीक है। तो ये इनके विषय में एक बात बताना भूल गए थे कि ये जो है विकासवादी दार्शनिक हैं, यानी इवोल्यूशनिस्ट हैं। ये इवोल्यूशन में विश्वास रखते हैं, ठीक है। यानी कि विकासवादी, इनका एक विकासवाद भी है, ठीक है। इन्होंने एक विकासवाद का सिद्धांत दिया है, जैसे डार्विन ने दिया था। अब इनका जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि हम मनुष्य जो हैं वो कैसे उत्पन्न हुए। इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन जो है वो कहाँ उत्पन्न हुआ था, जल में। जब पृथ्वी पर पानी था, जब पृथ्वी पर पानी है, तो उस पानी में ही सूरज की गर्मी के कारण, ये जो सूरज है इसकी गर्मी के कारण पृथ्वी पर जो जल है उसमें
जीवन का उत्पन्न हुआ। ठीक है, और ये जो मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने पूरा सिद्धांत नहीं बताया है अपना कि एक एक चीज सारी चीजें कैसे अस्तित्व में आई, ऐसा नहीं, उन्होंने केवल ह्यूमन का बताया है कि हम लोग कैसे अस्तित्व में आए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, तो मनुष्य का विकास एक मछली से हुआ है। ठीक है, एक मछली यानी कि डॉग फिश से, डॉग फिश, प्लूटार्क ने इसे डॉग फिश बताया है इस मछली को, यानी कि शार्क की प्रजाति की मछली। ठीक है, एक मछली, तो इसके मनुष्य जो है इसके पेट से उत्पन्न हुआ है। मनुष्य जो है इसके पेट से उत्पन्न कैसे हुआ है, यानी कि जो मनुष्य जो है वो भ्रूण की अवस्था में इस मछली के अंदर ही, जैसे सैरोगेट मदर होती है। ठीक है, एक माँ अपने बेबी को किसी दूसरी महिला से जन्म दिलाती है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, मनुष्य जो है इस मछली के पेट से उत्पन्न हुआ है। इस मछली के पेट में ही वो अपने किशोरावस्था तक रहता है, जब तक वो जवान नहीं हो जाता लगभग, तब तक उसके अंदर ही रहता है, उसके पेट के अंदर ही रहता है। उसके बाद उसके पेट से बाहर आया, मतलब सबसे पहले मनुष्य की बात किया उन्होंने, सभी की नहीं कि सभी ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है उसको देखकर ये लगता है कि जैसे मनुष्य का छोटा सा बच्चा होता है जो, वो अगर उसको उसके माँ बाप ना हो उसके साथ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि मनुष्य के बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है। अब देखभाल की जरूरत होती है तो जो शुरू में जो स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए होंगे वो कैसे उत्पन्न हुए होंगे, अगर वो छोटे से बच्चे होंगे, वो भगवान को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना नहीं चाह रहे थे। बात ये थी, वो एक तो सीधी बात हो जाती है कि भाई भगवान ने एक लड़की बना दी, एक लड़का बना दिया, बढ़ाया जनसंख्या को, तो वहां पर जैसे कि कहा भी गया है, श्रद्धा और मनु हमारे यहाँ पे जो हमारी माइथोलॉजी है उसमें एक सबसे पहला जो पुरुष था वो मनु थे, और जो स्त्री थी वो श्रद्धा। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव को माना जाता है पहला मनुष्य और पहली महिला। ठीक है, तो इस तरह से तो मछली के पेट में ही ये किशोरावस्था तक या युवावस्था तक वहीं रहे, और उसके बाद फिर सूरज के प्रभाव से पृथ्वी का पानी भी थोड़ा थोड़ा सूखने लगा। जब सूखने लगा तो ये मछली के पेट से, क्योंकि पानी सूखा तो फिर धरती सामने आई, पानी के सूखने के बाद धरती सामने आई, तो ये मछली के पेट से निकलकर उस धरती पर पहुंचे और फिर वहां पर ये उन्होंने आराम से रखे। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये इवोल्यूशन की यानी कि विकास का सिद्धांत है। तो इन्होंने इस चीज के लिए भी नहीं रेस्पॉन्सिबल ठहराया कि मनुष्य का विकास जो है वो गॉड ने किया है, यानी किसी भी तरह से गॉड का कहीं भी हस्तक्षेप जो है इनको बर्दाश्त नहीं था। इन दार्शनिकों को, प्रकृतिवादियों ने सारी चीजें तार्किक आधार पर ही, अपने तर्क बुद्धि के आधार पर ही, अपने रेशन के आधार पर ही उस चीज को परिभाषित करना था। ठीक है, तो ये इनके विषय में था, एनेक्सिमेंडर के विषय में। तो एनेक्सिमेंडर ने इस तरह से सारी चीजों को समझा दिया था। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।